नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। एक महीने से ज़्यादा हो चुके हैं अमेरिका और इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया था 28 फरवरी को, और अब तक हर मोर्चे पर, चाहे वो युद्ध का मोर्चा हो, चाहे वो कूटनीति का मोर्चा हो, और चाहे युद्ध के नियमों का मोर्चा हो, हर मोर्चे पर ईरान जीतता हुआ ही नज़र आ रहा है, फ्रंट फुट पर खेलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसराइल और अमेरिका हर मोर्चे पर पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये बौखलाहट, ये फ्रस्ट्रेशन उनकी बातों में, उनके बयानों में लगातार झलक रहा है। और अब स्थितियां यहां तक आ चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के उन 3 शर्तों पर भी समझौता करने को तैयार हैं जिस पर यह माना जा रहा था कि इस पर समझौता कर लेना सीधे सीधे अमेरिका और इसराइल की सामूहिक रूप से हार होगी। शर्तें मुख्य रूप से यह है कि इन शर्तों के तहत पहली बात तो ये हमले रोकें, दूसरी बात यह कि दोबारा हमले कभी न करें, इसकी गारंटी वो दें, ईरान को मान्यता दें, जो प्रतिबंध वगैरह लगा रखे हैं वो सब हटाएं, और तीसरी बात यह कि अब तक की लड़ाई में जो 3 लड़ाइयाँ पिछले 1 साल के दौरान उसने लड़ी हैं, उसमें जो कुछ भी उसका नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दें। अभी इन 3 शर्तों को अगर मान जाते हैं, हालांकि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें एक आध शर्तों में कुछ नरमी बरत भी दे ईरान, लेकिन कम से कम इस शर्त पर तो वो ज़रूर तैयार होगा कि उसको हर्जाना मिलना चाहिए। हर्जाने की रकम भले थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन दोबारा कभी हमला नहीं करेंगे, इस बात की उसको लिखित गारंटी इन दोनों देशों को देनी पड़ेगी। लड़ाई अगर देखें तो अभी हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। अभी 6 अप्रैल की उन्होंने डेडलाइन फिर बढ़ाई है 6 अप्रैल तक के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि तेल और बिजली संयंत्रों पर हम ईरान के ज़बरदस्त हमला करेंगे। इस बीच और धमकियां भी आ रही हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम अपने थल सैनिक भी उतार देंगे, लेकिन थल सैनिकों को उतार देना उनके लिए खुद एक बड़ी चुनौती बन गई है। और उसके उतारने का मतलब, जो अमेरिकी रक्षा विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि अगर वहाँ उतार देते हैं तो ये उन सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलना होगा, और इसके लिए अमेरिका की जनता, अमेरिका का प्रशासन, अमेरिका की में जो विपक्ष है वो कतई इजाज़त नहीं देगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने पाए। यानी वो चाह कर भी बहुत मुश्किल है कि ऐसा करें, और अगर ऐसा करते तो सेना के भीतर विद्रोह हो सकता है, वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है अमेरिका में। क्योंकि रविवार को जिस तरीके से देश की जनता सड़कों पर उतर कर आई है, डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से विरोध वहां देखा जा रहा है, लगभग 1 करोड़ लोग पूरे अमेरिका में, 3000 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं वहां, और उसमें सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, एक स्वर से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। यानी एक बात तो तय है कि लोकप्रियता के पैमाने पर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नीचे धरातल पर पहुंच गए हैं। साथ देने वालों में अब कोई बचा नहीं है। जेडी वेंस जो उनके अपने खास हैं उपराष्ट्रपति, वो खुद कह रहे हैं कि वहां पर स्ट्रेटेजिक कमी है और वहां सैनिकों को भेजना नहीं है। एक सेना के कमांडर का मैं इंटरव्यू देख रहा था CNN चैनल पर, जो अमेरिका का बहुत ही प्रतिष्ठित टीवी चैनल है। उसमें वो कह रहे थे कि 7000 सैनिकों को भेजने की जो बात की जा रही है वहां पर ईरान में, यानी आर्मी को, थल सेना को, उन जिस तरीके से अभी तक युद्ध का संचालन हो रहा है, जिस तरीके से ईरान ये लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ईरान के हमलों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उनको देखते हुए अगर हम अपने थल सैनिकों को वहां भेजते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन सैनिकों को हम मौत के मुंह में धकेल रहे हैं जानबूझकर। तो ये स्थिति वहां पर है, और इन सब के बीच अब सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान से समझौता करने को तैयार है। उनका एक दिन पहले का जो बयान है, उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि ईरान के तेल ठिकानों पर नियंत्रण स्थापित करना, कब्जा कर लेना। अब ये बात कहने का सीधे मतलब है कि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है। किसी देश के, संप्रभु देश के किसी ठिकाने पर, किसी रिसोर्स पर किसी दूसरे देश का कब्जा कर लेना, ये अपने आप में गुंडागर्दी है। यानी उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि हमारा लक्ष्य कुछ और नहीं था, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन नहीं था, कुछ वहाँ पर ईरान परमाणु बम बना रहा है, इसको लेकर चिंता नहीं थी। चिंता केवल और केवल इस बात की थी कि हम वहाँ पर ईरान के जो तेल ठिकाने हैं, खार्ग द्वीप है, उस पर हम अपना कब्जा कर लें, और वो तो संभव हो नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, उसके लिए कोई उनका साथ भी नहीं देगा। पूरी दुनिया वैसे ही साथ छोड़ चुकी है। अमेरिका के अपने लोग जिन्होंने चुनकर उनको राष्ट्रपति बनाया है, वो खुद उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ हो गए हैं।
इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत हुई है अमेरिकी सैनिकों की, जिसको छिपाया जा रहा है। और इसको लेकर भी वहां बवाल मचा हुआ है कि आप सैनिकों की जो जान गई है आप उसको क्यों छिपा रहे हैं। सैनिक जो हताहत हुए हैं उनको एक इज्जत के साथ, उनको गरिमा के साथ, सम्मान के साथ उनको उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, उनकी विदाई होनी चाहिए। आप उनका वो सम्मान भी नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर भी वहाँ ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसराइल और अमेरिका में कितने सैनिकों की जान गई है, कितने लोग हताहत हैं, इसकी कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है। इसराइल में भी अमेरिका तमाम जो अखबार है वहाँ के वो लिख रहे हैं कि लगभग 10,000 के करीब लोग घायल हुए हैं। अलग अलग संख्याएं वहाँ पर आ रही हैं और एक आंकड़ा भी आया था कि 2023 से लेकर अब तक तमाम हमलों में 80,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, अस्पतालों में हैं। लेकिन वास्तविक संख्या वहाँ की सरकार की ओर से अभी तक प्रधानमंत्री के कार्यालय से नहीं आई है। हालांकि ये जो 80,000 83,000 की संख्या है वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर की है, लेकिन अलग अलग अस्पताल जो अपनी ब्यौरा दे रहे हैं उनके हिसाब से यही लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, यानी मारे भी गए हैं और घायल भी हैं बुरी तरीके से, जो अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है इसराइल में। अमेरिका में भी यही हाल है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश यह है कि किसी तरह यह समझौता हो जाए और हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उस पर ईरान का ही कंट्रोल वो मान लेंगे। आधिकारिक रूप से ईरान तो कहेगा ही, ईरान का कंट्रोल है भी, और उसको वो मान्यता भी देंगे। ये ईरान की शर्तों में शामिल है। हाँ, इसमें कुछ वो अपनी डील ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इस मोड़ पर आकर वो फंस गए हैं कि अब वो किसी भी तरीके से सम्मानपूर्वक इस लड़ाई से अपने हाथ खींच लेना चाहते हैं। मुसीबत जो है वो हो रही है इसराइल की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भी अपने देश में अब उनके खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई है। खुलकर लोग इस लड़ाई के लिए उनको जिम्मेदार मान रहे हैं। इस लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बार बार वहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है तो इसराइल की तबाही तय है। हालांकि अमेरिका अगर हाथ खींचता है तो निश्चित तौर पर यह शर्त ज़रूर होगी ईरान के पास, ईरान के सामने, कि वो अब हमले रोक दे। हमले तो वो रोक देगा, लेकिन ये जो लिखित शर्त वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा उसमें इसराइल और अमेरिका दोनों होंगे कि ये दोनों कभी दोबारा हमला नहीं करेंगे, क्योंकि हमला ऐसे ही करते हैं, सीज फायर करते हैं और उसके बाद फिर हमला कर देते हैं। लेकिन अभी भी इसराइल की स्थिति यह है कि वो पूरा बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। उसके तमाम जो परमाणु संयंत्र है, डिमोना परमाणु संयंत्र, वो बुरी तरीके से उसको नुकसान हुआ है, जहां कई बार बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने हमले किए हैं। ईरान ने सोमवार को इसराइल के उत्तरी शहर हाइफा पर फिर हमले किए और वहां पर एक ऑयल रिफाइनरी है, बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी, उसमें आग लग गई, बुरी तरीके से तबाह हो गया। कई ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा है। कई सलाइनेशन जो डिसलाइनेशन प्लांट हैं, जहां समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदला जाता है, वो नष्ट हुए हैं। और ये कई जो खाड़ी के देशों में अमेरिका के ठिकाने हैं वहाँ पर ये हमले हुए हैं। और इन सब के बीच इसराइल पर तो दोहरी तेहरी चौतरफा मार पड़ रही है। ईरान की तरफ से मार पड़ी रही है, उधर लेबनान में जो हिजबुल्ला है वो ज़बरदस्त हमले कर रहा है, इधर यमन में जो हूती विद्रोही हैं वो हमले कर रहे हैं। और ये भी अब कहा जा रहा है कि आखिर आप ईरान को इतना कमज़ोर कैसे मान लिए, और दूसरी बात ये कि आपने हिजबुल्ला को और हूतियों को इतना कमज़ोर कैसे समझ लिया कि वो आपके ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस, कहाँ गई आपकी खुफिया जानकारी? इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कार्यशैली पर भी और इस हमले को लेकर अपनी सरकार की रणनीति पर भी इसराइल में। तो दूसरी ओर अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं अपने सहयोगी देशों की तरफ से। सहयोगी देशों में ब्रिटेन और जर्मनी जैसे सहयोगी देश, हमेशा जो सहयोगी रहते थे, उन्होंने पूरी तरह से साथ देने से इनकार कर दिया है। इधर स्पेन जिस तरह से हमलावर है, स्पेन इस लड़ाई का जिस तरह से विरोध कर रहा है, वो अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनता चला जा रहा है। और स्पेन की वजह से दूसरे यूरोपियन देश भी, नेटो भी इस लड़ाई में उसने अमेरिका से अपने को अलग किया है, ट्रंप से अलग किया है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्ग्रेटा रोबल्स का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि स्पेन ईरान युद्ध में अपने हवाई रास्ते का इस्तेमाल नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर।
अमेरिका को अगर वो चाहेगा कि यहाँ से वो स्पेन के हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर ले तो वो कतई नहीं होने देगा। और अमेरिका के लिए उसने अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो ये एक बड़ा बयान है और बड़ा कदम उठाया गया है स्पेन की तरफ से, और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। स्पेन से अमेरिका को लगातार झटके मिल रहे हैं। स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, वो बार बार कह चुके हैं कि इस लड़ाई में ये ईरान के खिलाफ ये लड़ाई जो ज़बरदस्ती थोपी गई है और उस पर जो हमला किया गया है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए और होनी चाहिए थी, और इसमें हम कतई साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोई वजह नहीं थी कि ईरान पर हमला हो। तो अब जिस निर्णायक मोड़ की ओर ये लड़ाई पहुंच रही है, हालांकि अभी भी इतना आसान नहीं है कि ईरान की सारी शर्तों को मान ले, चूंकि अमेरिका अगर मान भी लेता है तो इसराइल की तरफ से दिक्कत आएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये पूरी उस मना स्थिति में आ चुके हैं कि उनको इसराइल की परवाह नहीं है। अब इसराइल का कुछ भी हो, वो अब अमेरिका को बचाने के लिए, अब वास्तव में उनके लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली स्थिति, यानी अमेरिका फर्स्ट वाली स्थिति आ गई है कि पहले वो अमेरिका को बचाएं। अमेरिका को बचाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर लड़ाई में और आगे चलते हैं तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। जो सैन्य नुकसान हो रहा है, सैनिकों का नुकसान हो रहा है, रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, वो सारी चीज़ें अब उसको बहुत ज़्यादा इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं दे रही हैं। तो इसराइल की परवाह किए बिना भी आ सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान अपनी 3 शर्तों में से किसी भी शर्त पर झुकेगा, क्योंकि वो जिस स्थिति में दिखाई पड़ रहा है तो उसका ये कहना है कि अगर हम किसी भी शर्त को छोड़ देते हैं तो ये लोग फिर से हम पर हमला करेंगे, और ये इनका हमेशा का काम है। तो देखना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब काफ़ी हद तक झुक ही जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो शायद ईरान भी अपनी कुछ शर्तों में थोड़ी बहुत ढील दे दे। क्या होता है देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।